ये हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी पिछले 12 सालों में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब आपने इनका नाम ना सुना हो। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has held a 26 मई 2014 को भारत देश में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस देश की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 370, CAA, नोटबंदी, एक से एक बड़ा फैसला इन्होंने अपने कार्यकाल में लिया। और आज जब 2026 में हम मोदी सरकार के 12 सालों को देखते हैं तो ये पूरी कहानी अब की बार मोदी सरकार से लेकर अब की बार 400 पार के बीच में छिपी है। जब 2014 में मोदी सरकार बनी तो ऐसी ऐसी योजनाओं के वादे किए गए कि हर इंसान कहने लगा, इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी बस। स्वच्छ भारत योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मेक इन इंडिया, इन योजनाओं से देश में एक ऐसी उम्मीद जागी जिसने पूरे देश को अच्छे दिन के ख्वाब दिखाए। हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, भारत अगला सुपर पावर बनेगा, ये बातें हर इंसान के मुंह पर रट चुकी थी। और ग्राउंड पर भी एनर्जी ऐसी थी जिससे लग रहा था कि अब वाकई में इंडिया बदल जाएगा। लेकिन अब 12 सालों बाद सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से इस देश को कोई फायदा हुआ या फिर ये नाम सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनकर रह गया। और जिस तरीके से दिखाया जाता है कि मोदी की वजह से पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, क्या वाकई में ऐसा कुछ है भी या नहीं? आज की इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे मोदी सरकार के 12 सालों का और उनकी लाई गई नीतियों का, जिससे ये दावा किया जाता है कि वो भारत देश की तकदीर बदल देंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रह सकें। मोदी सरकार के सफर की शुरुआत होती है 2014 के उस दौर में जब पूरा देश बदलाव के लिए तड़प रहा था। यूपीए सरकार के अगेंस्ट 2G स्कैम, कोल स्कैम और महंगाई की वजह से बदलाव की एक लहर आ चुकी थी। और इसी बीच देश में एक आवाज गूंजती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और ये सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक ऐसा नारा था जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों के उम्मीदों को जगा दिया कि अब पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, काला धन वापिस आ जाएगा। और इन्हीं वादों को हकीकत में बदलने 2014 में देश की जनता मोदी को अपना अगला प्रधानमंत्री चुनती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के 2 साल बाद नरेंद्र मोदी अपना पहला सबसे बड़ा फैसला लेते हैं, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री अचानक से टीवी पर आते हैं और ऐलान करते हैं कि अब से 500 और 1000 के नोट हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। रातों रात देश की 86% करेंसी की वैल्यू एक झटके में खत्म हो जाती है। नोटबंदी के इस डिसीजन के पीछे पहला एम था कि जितना भी लोगों ने ब्लैक मनी छुपा कर रखा है उसे बाहर निकालना। दूसरा एम था टेरर फंडिंग, पाकिस्तान से आने वाले नकली नोट जिसका इस्तेमाल टेररिज्म फैलाने के लिए होता है उसकी चेन तोड़ना। और तीसरा एम था इंडिया को डिजिटल इकोनॉमी बनाना। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं थी जब हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन हुई हो। आज से 48 साल पहले 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में भी डिमोनेटाइजेशन हुई थी। लेकिन यहाँ सवाल है कि जिस मंशा से 2016 में नोटबंदी का फैसला लिया गया था, जिसकी वजह से पूरा देश बैंक के बाहर लंबी लाइन में खड़ा होने पर मजबूर हो गया था, उस फैसले से 10 सालों में आखिर हासिल क्या हुआ? आरबीआई के अकॉर्डिंग जब नोटबंदी हुई उस समय हमारे देश में 15.44 लाख करोड़ लिक्विड कैश मौजूद था, यानी करीब 15.5 लाख करोड़ का कैश 500 और 1000 के नोट के रूप में मौजूद था। और नोटबंदी के बाद 99.3% कैश हमारे सिस्टम में वापस आ जाता है, यानी इस डिसीजन से सिर्फ 16,000 करोड़ की ब्लैक मनी हमारे सिस्टम से साफ होती है। अब सुनने में 16,000 करोड़ तो एक बहुत बड़ी अमाउंट लगती है, लेकिन 2016 में 16,000 करोड़ हमारी जीडीपी का सिर्फ 0.1% था। लेकिन नोटबंदी की वजह से 2016 में हमारी जीडीपी 1% गिर जाती है। मतलब खर्चे 100 रुपए, फायदा 10 रुपए का और नुकसान हुआ 90 रुपए का। और दूसरा जो करप्शन को लेकर कहा गया था कि इस फैसले से करप्शन खत्म हो जाएगी, तो आपको ये बता दें कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2016 में हम 79th रैंक पर थे, लेकिन अब फिसल कर हम 91st पोजीशन पर आ चुके हैं। और ये 12 पॉइंट्स का ड्रॉप बताता है कि नोटबंदी से कितनी ट्रांसपेरेंसी आई है। और जब
बीजेपी के दौर में हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो एक बड़ा सवाल आता है इलेक्शन की फंडिंग पर। और बीजेपी के नाम के साथ एक ऐसा काला कानून जुड़ा है जो देश की जनता से छिपकर चंदा लेने के लिए लाया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड, एक ऐसी स्कीम जिसमें कंपनी और लोगों का नाम बिना बताए चंदा लिया जा सकता था। इस स्कीम के थ्रू टोटल 12,700 करोड़ का चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को मिला और 12,700 करोड़ में से 6,000 करोड़ सिर्फ बीजेपी को मिले, यानी 47% डोनेशन सिर्फ एक पार्टी को। और दूसरे नंबर पर जो पार्टी थी उसे सिर्फ 1,600 करोड़ मिले। अगर आप टॉप 2 पार्टीज के डिफरेंस को ही देखें तो आपको ये क्लियर दिख जाएगा कि इस स्कीम से फायदा किसे हुआ और ये चंदा लिया किनसे गया था। ये एक अलग डिस्कशन है जो हम किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये उस देश के पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही है जिस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटा जाता है। अभी तक की वीडियो देखकर आपको ये जरूर लग सकता है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स तो जरूरी हैं, उसी से देश बदलता है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल रिफॉर्म से देश नहीं बदलता। देश की रियल पावर तब दिखती है जब हम इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट बनते हैं, यानी आत्मनिर्भर। 2014 में बड़े जोरों शोरों से कहा गया था कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, मेक इन इंडिया का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक, कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक, कम मेक इन इंडिया। लेकिन मेक इन इंडिया के नाम पर हो क्या रहा है आप उसे समझ लो। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, यानी रॉ मटेरियल को यूज करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना। लेकिन जितनी भी चीजों पर आप मेक इन इंडिया लिखा हुआ देखते हो उसमें से कोई एक भी चीज इंडिया में नहीं बनती। लेकिन आपको जिस भी चीज पर मेक इन इंडिया लिखा हुआ दिखता है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं बल्कि असेंबल हुई होती है। प्रोडक्ट्स के सारे पार्ट्स दूसरे देशों से बनकर आते हैं और इंडिया में लाकर उन्हें बस जोड़ा जाता है। इतने सालों से मेक इन इंडिया की कैंपेन चलाने के बावजूद आज हमारे देश में कोई एक भी फेमस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है जो चाइना की मदद के बिना बनता हो। मोदी सरकार सबसे ज्यादा अपने बोल्ड डिसीजंस के लिए जानी जाती है, 370, 35A, CAA, NRC। लेकिन कुछ कानून बीजेपी ऐसे लाई जिन्हें वापस लेने के लिए जनता ने उन्हें मजबूर कर दिया। और 3 फार्म लॉज उनमें से एक ऐसा डिसीजन था जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर जनता से माफी मांग कर वापस लिया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। उन 3 फार्म लॉज में से पहले लॉ के मुताबिक किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते थे, यानी किसान सिर्फ APMC मंडी तक लिमिटेड नहीं रहते। लेकिन किसानों को डर था कि इस कानून की वजह से मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा और फसल का जो एक गारंटी प्राइस पहले मिला करता था वो भी बंद हो जाएगा। दूसरे फार्म लॉ में सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करती है जिससे किसानों को डर था कि बड़ी कंपनीज छोटे किसानों को दबा देंगी और डिस्प्यूट होने पर वो किसान कोर्ट के चक्कर नहीं काट पाएंगे। और तीसरे लॉ में सरकार ने कुछ प्रोडक्ट्स को एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से निकाल लिया था। किसानों ने इन 3 कानूनों के खिलाफ 16 महीनों तक धरना देकर रखा जिसमें करीब 750 किसानों की जान चली गई। और 16 महीनों के बाद पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि अगर सिर्फ फैसला ही लेना हो तो वो कोई भी ले सकता है, लेकिन एक अच्छी गवर्नमेंट की पहचान होती है कि जिनके लिए वो कानून ला रही है उन्हें भी अपने कॉन्फिडेंस में ले। मोदी सरकार के दौर का सबसे बड़ा और सफल आंदोलन यही किसान आंदोलन था। लेकिन आंदोलन की धरती भारत के इतिहास का शायद ये पहला आंदोलन था जब इस देश के किसानों को प्रदर्शन करने पर देशद्रोही, पैसे पर बुलाई गई भीड़ और खालिस्तानी कहा गया। कुकुर मुद्दे की तरह हुआ है किसान संगठन, 500 किसान संगठन ये अभी बंद है। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि किसानों को ये सब कहने वाले बीजेपी सपोर्टर ना तो खुद किसान थे और ना इनका कोई लेना देना प्रोटेस्ट से था, लेकिन बस सरकार को वफादारी दिखाने की हम मोदी जी के सच्चे सिपाही हैं, डेली सोशल मीडिया पर आकर और टीवी न्यूज चैनल्स पर जाकर गालियां निकालते थे। और इनके वफादारी दिखाने के चक्कर में आज देश का माहौल ऐसा बन चुका है कि अगर कोई हिंदू प्रोटेस्ट करे तो कांग्रेसी, मुसलमान करे तो पाकिस्तानी और सिख करे तो खालिस्तानी। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान मीडिया का भी है, क्योंकि इस देश ने 70 सालों में कई सरकारें देखी हैं, लेकिन मीडिया जितनी वफादार इस सरकार के लिए है उतनी और किसी के लिए नहीं थी। नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट और सब न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम शोज पर उसी पर चर्चा होगी। मोदी जी ने आज ये कह दिया, उसे वो बोल दिया, बस इसी पर घंटों घंटों चर्चा होती है। मोदी जी एक पॉलिटिशियन है, बोलना उनका काम है,
और सिर्फ उनके बोलने से कुछ हो जाता तो एक झटके में ये देश बदल चुका होता। आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, जिस भी विचारधारा से हो, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा बेहतर ब्रांडिंग आज तक किसी की नहीं हुई। आप सुबह उठकर कोई भी न्यूज़पेपर देखोगे तो आपको ढंग की खबरों से ज्यादा मोदी जी के फोटो दिख जाएंगे। दुनिया के हर देश को ताकतवर नेता की जरूरत होती है और भारत के प्रधानमंत्री का भी ताकतवर होना जरूरी है, क्योंकि जिस देश की लीडरशिप स्ट्रांग होगी, वर्ल्ड स्टेज पर उस देश की इंपॉर्टेंस भी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन कुछ लोग मोदी जी की इमेज ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि जैसे मोदी है तो ये ब्रह्मांड है, मोदी है तो हम सब हैं। आप पहले इस वीडियो को देखिए। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। बीजेपी के इस नेता के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सवालों से ऊपर निकल चुके हैं। एक डेमोक्रेसी में जितनी गलत ये स्टेटमेंट है, उससे कई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये है कि ऐसे लोग इस देश को चला रहे हैं। यानी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्ट होकर आया है, उसे लोकतंत्र का मतलब नहीं पता। तो आप एक आम आदमी से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो मोदी को अपना भगवान नहीं बनाएगा? इन्हें ये समझना होगा कि 12 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने का ये मतलब नहीं होता कि वो सवालों से ऊपर निकल चुके हैं। इसका मतलब होता है कि उन्होंने कोई सवाल लिया ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।